Hello everyone, this is Janvi and I welcome you to all in concept classes. Before this lecture, we have covered 4 lectures: limit point, Bolzano theorem, limit, convergence, divergence. And now we are going to learn about the Cauchy sequence. See, in this particular video, I am not going to tell you what's the exactly formula or the basis which is used in Cauchy sequence during solving the questions. This video is just for making your concept clear about the Cauchy. What is Cauchy? What is the reason behind learning it? What is the concept of using it here? As the name of my channel is Concept Classes. So today this is just for making you feel the concept behind the working procedure of this टॉपिक कॉशस सीक्वेंस. देखिए, अगर आपको एक बार किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं ना, सो इट गेट्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड द होल क्राइटेरिया एंड हाउ दिस द थिंग्स गोइंग टू हैपन. एंड आपको जब क्वेश्चंस लगाने होंगे, आप जब कोई पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, देन देयर यू डोंट हैव टू जस्ट solve questions in a lengthy method. You have to just see the topics and just use the tricks, and what that tricks comes from the conceptual basis of learning. So today I am going to give you a concept of this Cauchy sequence. देखिए, Cauchy जो सीक्वेंस है, बेसिकली आपको ये दो मिलेंगे. ऐसे में मेरे पास जो बुक है उसमें ये दो है. एक और भी होती है, बट अगर आपको ये दो समझ में आ गई तो अगर आपकी बुक में वो भी है, सो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट. पर्टिकुलरली ये दोनों भी एकदम सेम ही होती हैं. ओके, तो वो भी तीसरी बीसी से सेम ही होती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अब देखिए, मैंने थ्योरम की सिर्फ पार्ट लिखी है, पूरी थ्योरम नहीं लिखी है. जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका और इसका, और वॉट एवर वी आर सेइंग कॉची सीक्वेंस, इसका कॉन्सेप्ट है क्या. देखिए, कॉची सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं. इनको पढ़ने से पहले आप लिमिट की डेफिनेशन याद कीजिए. जब मैं आपको लिमिट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको इससे कहा था कि जो लिमिट होती है वो Sn माइनस एल विच शुड बी लेस देन एप्सिलॉन वेयर n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू m. और n खुद क्या था, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे थे. m भी फिर नेचुरल नंबर से होती, तो ये थी लिमिट. अब ध्यान से देखिए, ये लिमिट थी और इसको देखिए, एंड उसके बाद जस्ट सी दिस. यहाँ Sn माइनस एल है, हेयर समथिंग कुछ ऐसा ही है, उसको एप्सिलॉन से लेस होना है. और यहाँ पर कंडीशन देखिए, जो n और m है, जो इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, वो किसी n0 से बड़ी हैं, क्लियर, या फिर n ग्रेटर और इक्वल है m के. यहाँ पर देखिए, जो n है वो ग्रेटर और इक्वल है किसी n0 नंबर से, और जो ये p है वो कोई नेचुरल नंबर है. तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कॉची सीक्वेंस इज नथिंग मोर देन अ कन्वर्जेंस. देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, थ्रू उसके आप सबको समझ जाएंगे. एक सीक्वेंस है हमारे पास Sn इक्वल्स टू 1/n. देखिए, ये इतना छोटा एग्जांपल है और हर उसमें यूज़ हो सकता है, हर क्वेश्चन में. मैं छोटा लेती भी इसीलिए और रिपीट वही करती हूँ कि आप एक ही चीज़ में हर चीज़ को खोजना सीखें. कैसे वो बाउंडेड है, कैसे उसमें लिमिट पॉइंट है, कैसे वो लिमिट है, फिर कैसे कन्वर्जेंस है, फिर अब कॉची सीक्वेंस. क्लियर. देखिए, इसको जब आप ओपन करेंगे ना, यू विल गेट 1, 1/2, 1/3, 1/4 समथिंग. दिस इज़ द सीक्वेंस. अब इस सीक्वेंस की बात करें तो जब हम इसमें लिमिट पॉइंट देखते हैं, तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होती है कि किसी इंटरवल में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए, ये लिमिट पॉइंट कहती है. तो मैं इसे अगर लंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो हेयर इज़ 0, हेयर इज़ 1 एंड हेयर इज़ -1. देखिए, पहली वैल्यू आएगी 1, फिर 1/2 यहाँ बीच में आ जाएगी, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/1000 लिखेंगे, 1/1,000,000 लिखेंगे, वो भी यही 0 से पहले ही आएगी ज़रा सी. ठीक. तो ये जो इंटरवल है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, पूरी की पूरी वैल्यूज़ मिल जा रही हैं. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द लिमिट पॉइंट. रिवाइज भी करते चला, ये लिमिट पॉइंट होता है. वैसे ही
जब हम कोई एप्सिलॉन चूज़ कर ले ज़ीरो से बड़ा, जब हम कोई एप्सिलॉन चूज़ कर ले ज़ीरो से बड़ा, मान लीजिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में 0.2 चूज़ किया था, तो अब जो इंटरवल होगा वो होता क्या है, ऐसे जो सीक्वेंस होती है वो L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच में होती है, राइट। तो एप्सिलॉन 0.2 चूज़ किया है आपने और L आपके पास क्या है, ज़ीरो है, लिमिट इसकी ज़ीरो होती है। मान लीजिए, क्योंकि आपको प्रूव करना है इसमें तो कि लिमिट ज़ीरो है, तो Sn जो है वो 0.2 से लेके माइनस 0.2 के बीच में लाई करेगा। तो 0.2 कहाँ आएगा, इस टेबल में देखिए तो जब हम n इक्वल्स टू 1/5 आएगा, मतलब सॉरी Sn, जब हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यू विल गेट Sn 1/5। तो यहाँ पर जो Sn आएगा आपका वो होगा 0.2। क्लियर। तो जब ये Sn आएगा 0.2 तो हमको यही इंटरवल चाहिए था 0.2। तो n के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगे, n इक्वल्स टू 5 के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी मीन्स n इक्वल्स टू 6 है, 6 और 6 के बाद की सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, सभी वैल्यूज़ किसी एक, जैसे यहाँ पर ही मान लीजिए आ गया 0.2। अब इसके बाद वाली जो सभी वैल्यूज़ हैं मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स जो हैं वो इस ही, ये माइनस 0.2 हो गया, इसी पूरे इंटरवल में लाई करेंगे। तो लिमिट क्या कहती है कि एप्सिलॉन हो कोई, ठीक, उस एप्सिलॉन को जब हम 0.2 से बड़ा चूज़ करें तो हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाना चाहिए जिससे और जिसके बाद के जो सभी टर्म्स हैं वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल, मतलब जो हमने एप्सिलॉन चूज़ किया है उसी इंटरवल के में इन्फिनाइटली आना चाहिए। इससे ये हो रहा है जैसे 0.2 के बीच से आप सारी वैल्यूज़ इन्फिनाइटली इसमें आएंगी, तो इसकी लिमिट क्या बन गई, इसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको डाउट है, थोड़ा सा कुछ लग रहा है तो आप पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, अदरवाइज जल्दी रिवाइज करिए, इसको बस समझना है आज हमें। लिमिट ज़ीरो हो गई। कन्वर्जेंस क्या था कि किसी एक तरफ की मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, बट द कंडीशन इज़ कि जो इंक्रीज़ हो रही होगी वो पर्टिकुलर एक वैल्यू की तरफ इंक्रीज़ हो रही होगी, किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रही होगी एक्सेप्ट इन्फिनिटी। क्लियर। और या डिक्रीज़ है कर रही है तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए ही डिक्रीज़ करके जा रही होगी एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। कन्वर्जेंस होता है वही चीज़ अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन जो वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रही है वो किसी इनफाइनाइट नंबर के लिए कर रही है तो वो हमारी डाइवर्जेंस होती है। ऑसिलेटरी 2 पॉइंट पे फ्लक्चुएट करती रहे, तो कॉची सीक्वेंस का भी हम कुछ ऐसे ही देखते हैं। इतना समझ में, ये मुझे समझाने का मतलब क्या था, इसको और इसको कंपेयर करके आपको सीखना है, इसलिए बस इसलिए समझाया। अब देखिए, इसको देखिए Sn माइनस Sm विच इज़ लेस देन, अब एक सीक्वेंस मैंने चूज़ की है 1/n दैट इज़ 1/2, ये एक सीक्वेंस है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो वो कह रहा है कि एक एप्सिलॉन चूज़ करो, ये ग्रेटर देन ही ज़ीरो होगा, जिसका जो सब्ट्रैक्शन है, अब ये Sn और S माइनस M देखिए, ये है आपकी नंबर लाइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ द नंबर लाइन, यहाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ है -1, ठीक। अब देखिए यही सीक्वेंस है, यही इसमें बोला गया है एक n है एक m है जो कि ग्रेटर है n ज़ीरो से, और n जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू m है। देखिए क्या मतलब है इसका, कि जैसे इसमें एक एप्सिलॉन चूज़ किया वैसे ही इसमें एक एप्सिलॉन चूज़ कर लिया पहले, तो लेट अस सपोज एप्सिलॉन 0.2 ही है। क्लियर, एप्सिलॉन आ गया हमारा 0.2, तो उस हिसाब से जो n की वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, राइट। n की वैल्यू 5 आई थी, तभी तो n की वैल्यू 5 पे ही एप्सिलॉन 0.2 आ रहा है। तो उस हिसाब से हम m क्या चूज़ करेंगे, m चूज़ करेंगे हम 6, क्योंकि उसके बाद की वैल्यू आती है, जैसे लिमिट में बात होती है। अब ध्यान से देखिए, n ज़ीरो क्या है, ये हमारा लिमिट का केस होता है, ठीक। लेकिन अब कॉची क्या कहता है कि आपने एप्सिलॉन 0.2 लिया है, ठीक, फिर उसके बाद nm छोड़ दीजिए, अभी nm छोड़ दीजिए, यहाँ पर ही जो
कॉशी की बात कर रही हूँ मैं। अगर एप्सिलॉन 0.2 है तो हमारा n0 हम लेंगे 6, मीन्स m की जो वैल्यू डेजिग्नेट की गई थी बस m की वैल्यू को डेजिग्नेट ना करके हमने n0 को वो वैल्यू डेजिग्नेट की हुई है। क्लियर? n0 की वो वैल्यू ली हमने, मीन्स कि यहाँ पर ये आ रहा था हमारा 1/5। सपोज मैंने इंटरवल बड़ा कर दिया, इसको 1/2 और इसको 1 मानिए, ये 1/5 आ रही है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी डेट इज़ n0, क्योंकि ये 1/6 है तो n0 = 6, ये वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, n0 समझ में आ गया। अब वो कह रहा है n0 से बड़ा होना चाहिए, तो जो बड़ा लेंगे हम तो n अब या m जो भी लेंगे वो 6 से बड़ा है तो मीन्स 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 से बड़ा होना है उसको, तो वो इधर आएंगे 7, 8, 9, 10, 11। समझ में आ रहा है ना? तो सारी वैल्यूज़ इधर आएंगे 0 को अप्रोच करने। यहाँ होगा 1/7, फिर यहाँ होगा 1/8। इसका मतलब क्या कह रही हैं, जो मान लीजिए ये वाली वैल्यू जो थी ये मीन्स n = जहाँ 7 है, और ये वाली वैल्यू जो है जहाँ पर ही हम ले लेते हैं, मान लीजिए m, इसको मान लेते हैं, इसको कह देते हैं 8। क्लियर? इतना समझ में आया? देखिए m = 8 का हमने इसको n = n। अब देखिए जो Sn है, Sn माइनस Sm, Sn माइनस Sm कह रहा है कि इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, और nm तो बड़े है ही n0 से, n0 6 था, ये बड़े हो गए n और m। n क्या होगा, वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू m होगा। n भी क्या है, देखिए n की वैल्यू 1/7 है, वो ऑब्वियसली बड़ी है ना 1/8 से। आप ये नहीं देखेंगे कि 7 बड़ा छोटा है 8 से, आपको तो वैल्यू चेक करनी है, तो 1/7 जो है वो 1/8 से तो बड़ा ही है। समझ में आ रहा है? अब देखिए वैसे ही ये अब समझ गए आप, Sn माइनस Sm क्या है, ये हो गई Sn की वैल्यू और ये हो गई Sm की वैल्यू। तो Sn की वैल्यू क्या है 1/7 और Sm की वैल्यू क्या है 1/8। इनका मॉड देखना है हमें, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये लेस होना चाहिए एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन क्या चूज़ किया था 0.2, 0.2 फॉर ऑल। n क्या है हमारा, n है 7, m है 8, इसको किससे बड़ा होना है 6 से, तो ऑब्वियसली बड़े हैं। एंड जो n है, n मीन्स 7, वो क्या है बड़ा है या इक्वल होना चाहिए m के। ये हमारी है कॉशी सीक्वेंस। समझ में आया? Sn माइनस Sm विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n and m is greater than n0 where n is greater equals to m, या फिर 8। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए इसको जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट 8 माइनस 7 सो इट्स 1/56। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या लग रहा है, क्या आएगी 0.0 समथिंग आएगी, कुछ भी मान लीजिए, 2 ही मान लीजिए, आई थिंक इतनी आएगी 0.02। क्या ये वैल्यू इससे छोटी है? ऑब्वियसली दिख रहा है। तो ये जो कॉशी सीक्वेंस है वो सिर्फ इतना कहती है कि पर्टिकुलर वैल्यू जो एप्सिलॉन के बाद, एप्सिलॉन चूज़ करने से आपको जो पर्टिकुलर n0 मिल गया है, उसके बाद का आप कोई भी रैंडम 2 टर्म उठा लीजिए। मैंने 6, 7 जस्ट 7, 8 बाद में उठाया इसके एग्जैक्टली। आप 10, 11, 15, 16, ज़रूरी नहीं 15, 16 ही उठाए, 15, 22 उठा ले, 15, 93 उठा ले, कोई भी 2 वैल्यू उठाएंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, उनका जो डिफरेंस आएगा वो एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा। दिस इज़ द कॉशी सीक्वेंस। क्लियर? क्लियर हुआ? आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। 7, 8 क्या थे, जो वैल्यू आपको मिल गई है एप्सिलॉन की वजह से जो वैल्यू मिल गई है, उसके बाद की जो सभी वैल्यूज़ हैं वो n और m में काउंट होंगी अब। ठीक, पर्टिकुलर किसी वैल्यू के बाद की सभी वैल्यू सब n m में काउंट होंगी, और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल्स टू m होना चाहिए। ये कंडीशन क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है। जैसे ये वाली जो इक्वेशन थी ये डिक्रीजिंग इक्वेशन थी,
जब ये इक्वेशन डिक्रीजिंग है तो आप क्या करेंगे, ये इसका क्या रोल था कि अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है तो यहाँ एक वैल्यू है, फिर एक वैल्यू यहाँ है, ठीक, वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू छोटी है और ये उससे छोटी होगी, तो हमको ये वाली वैल्यू से इसको माइनस करना है, ठीक। जब हमको इससे इसको माइनस करना है तो इसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये तब ये रूल बनेगा, मान लीजिए ये n है और ये m है तो n इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू m, ठीक। और अगर कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो एक वैल्यू यहाँ मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी, इस केस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इट मीन्स इसमें से माइनस होगा ये वाली वैल्यू, ये आगे आएगी और ये पीछे जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है मीन्स मान लीजिए m जो है वो ग्रेटर या इक्वल्स टू n होगा, तो ये जो कंडीशन है ये चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर ही मैंने आपसे कहा कि हमने n और m को वैल्यू ना मान करके क्या मान रखा है कि उस पॉइंट पे वैल्यू क्या डिफाइन है, इस वजह से ऐसे लिख रखा है, अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 7, राइट, ये सही है, समझ में आ रहा है, ये चेंज होते रहेगा, ये आप जो n ग्रेटर और इक्वल्स टू m है ये चेंज होता रहेगा, किसके अकॉर्डिंग, ये चेंज होता रहेगा कि आपके सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जस्ट टू मेक दिस पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लगा हमें पॉजिटिव भी बाहर लाना है, क्लियर, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जब आपने चूज़ कर लिया एप्सिलॉन, उसके लिए जब आपको कोई n0 मिल गया है, इसको समझने के लिए आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आई सजेस्ट यू कि आप उसको पढ़ लें अच्छे से। n0 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ मिलेंगी वो सारी क्या होंगी, एप्सिलॉन से छोटी आएंगी, उनके डिफरेंस, आप कितने भी दूर की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 0 को अप्रोच करें, आप लास्ट वैल्यू भी 0 ले लें और यहाँ n और 7 ले लें, n 7 पे ले लें और n इनफाइनाइट पे ले लें, तो इन दोनों का भी डिफरेंस चेक करेंगे ना तो एप्सिलॉन से कम ही आएगा, दिस इज़ द कॉची सीक्वेंस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये पहली हो गई, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड। इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, इसमें सिर्फ क्या किया गया, Sn प्लस पी कर दिया गया, जैसे मान लीजिए आपने n चूज़ किया था यहाँ पर ही n चूज़ किया था 7, ठीक, p चूज़ कर लीजिए 3, तो Sn प्लस पी क्या आएगा, वो आएगा 10, S10, और इससे क्या मिलेगा आपको S7, वो कह रहा है कि S10 और S7 का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल n विच इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू n0 वेयर p इज़ द नेचुरल नंबर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में आप डिफरेंस बता सकते हैं, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी तो ये कह रहा है कि आप एप्सिलॉन चूज़ करिए, जैसे यहाँ चूज़ किया था मैंने 0.2, उसके लिए आपको एक n मिल गया था, n0 मिल गया आपको 6, कि ये और इसके बाद की सभी वैल्यूज़ का जो ये टर्म्स आएंगे इनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो आप S10 की बात करें तो जो सीक्वेंस थी हमारी 1/n, इसमें जब आप n इक्वल्स टू 10 रखेंगे यू विल गेट 1/10, ये आ गया 0.1, वेयर एज जब आप n इक्वल्स टू 7 रखेंगे यू विल गेट 1/7, सो हेयर यू विल गेट इज 0.2 ना, आई थिंक 1/4, हाँ आई थिंक, अगर थोड़ा सा रॉन्ग हो तो आप देख लीजिएगा, ये यू विल गेट दिस 0.14 एंड 0.1। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, S10 क्या है 0.1, अब यहाँ से आप समझ जाएंगे, ये जो इक्वेशन है S10 और S7, तो S10 की वैल्यू क्या है, छोटी है S7 से, तो हमें ये क्या करना होगा, इसको पलटना होगा, इस कंडीशन में देखते तो m आगे आ जाता और n पीछे चला जाता, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 0.14 माइनस 0.1 करें, या फिर ऐसे माइनस कर दें, मॉड लगा ही है तो बाहर तो पॉजिटिव ही आना, चाहे आप इसको ऐसे लिखें या फिर 0.1 माइनस 0.14 लिखें, कोई भी टर्म लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मॉड है तो बाहर तो पॉजिटिव ही आना है। आपको क्या मिलेगा, समझ में आया, 0.04 क्या एप्सिलॉन से छोटा है, ऑब्वियसली।
अब बताइए, आप कोई डिफरेंस नहीं था इन दोनों में, खाली इनको लिखा अलग अलग तरीके से गया है। कभी इक्वेशन इससे जल्दी सॉल्व हो जाती है, कभी इक्वेशन इससे जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो आपकी जिससे सॉल्व हो रही है आप उसको चूज़ करें। समझ में आया कॉची सीक्वेंस पढ़ाने का क्या रोल है, कैसे इसको कन्वर्ट। देखिए, अगर कोई लिमिट या फिर कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंस ही नहीं है, उसमें लिमिट ही नहीं आ रही है, आप उसमें कॉची सीक्वेंस लगा ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके बाद की सभी टर्म्स किसी इनफाइनाइटली टर्म्स किसी एक फाइनाइट इंटरवल में आ रहे हो। क्लियर? जब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी तो आप उस वैल्यू को माइनस कर करके चेक कैसे करेंगे कि वो एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये नेसेसरी प्लस सफिशिएंट दोनों हैं, एंड दिस इज़ द थ्योरम। अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगी। जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट चेक करने के लिए आएगा तो यू विल गेट दिस। मैंने आपको प्रूफ नहीं सिखाया है, मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर बताया है कि क्या हो क्या रहा है इनके पीछे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप एप्सिलॉन चूज़ करेंगे उसके बाद उसके लिए आपको एक एन मिलेगा, जिसके बाद की सभी वैल्यूज़ में उनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। दैट्स इट। ये है कॉची सीक्वेंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरे थ्योरम से आई थिंक मैं आपको इसका प्रूफ करा दूँगी कि आपको थोड़ा इजी लगे बुक पढ़ने में। ये बुक लैंग्वेज समझाई है मैंने, नेक्स्ट टाइम बुक लैंग्वेज में प्रूफ करूँगी विद सम क्वेश्चंस। तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट lecture बिफोर आई टीच यू। ऑलराइट, so we will meet in next lecture. Thank you.